इकाई 1 जीव जगत में विविधता, यानी यूनिट 1 है जीव जगत में विविधता को इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। तो जीव जगत में विविधता जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव संरचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। मतलब जीव विज्ञान जैसा कि नाम है, जीव मतलब जितने भी जीवित चीज़ें हैं। अब किनको जीवित और किनको निर्जीव कहेंगे आगे हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है जीव रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है, मतलब जीवों का जो प्रक्रम है, जीवों में जो हो रहा है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है, मतलब जो हमारा लिविंग बर्ड है वो कौतूहल और जैव विविधताओं मतलब आश्चर्य और सारे जीवों में कुछ न कुछ भिन्नता है उससे परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव का मतलब पुराने समय का मानव, आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशेषताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। मतलब बाद में प्रारंभ हुआ जो समाज मानवोद्भव मतलब मानव का उद्भव कैसे हुआ में संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। मतलब जो समाज जो है मानव जीवन के उद्भव मतलब मानव जीवन कैसे उत्पन्न हुआ में संलग्न थे। वे जैव विज्ञान वैज्ञानिक जो जीव विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक थे सीमित प्रगति दर्ज कर सके, उनकी बाद में अच्छी प्रगति हुई। जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान यानी क्लासिफिकेशन, कैसे वर्गीकरण किया गया जीवों का, एवं स्मारकीय विवरण मतलब किस प्रकार से उनका स्मारक बना करके उनमें रखा गया, मतलब चार्ट जैसे बनाते हैं, ने विस्तृत पहचान प्रणाली नाम पद्धति यानी उनका नामनक्लेचर कैसे नाम दिया गया तथा वर्गीकरण पद्धति यानी क्लासिफिकेशन का सिस्टम की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ी लाइन है, क्षैतिज का मतलब पड़ी। ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल और क्षैतिज को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। तो वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्ययनों में आप वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के प्राणी एवं मतलब जीव और पादप मतलब जो प्लांट हैं के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए वैज्ञानिक है अर्नेस्ट मेयर, इनके बारे में बताना है। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। इनको 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय मतलब कला एवं विज्ञान आर्ट एंड साइंस जो फैकल्टी है में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस की पदवी के साथ आप अवकाश प्राप्त किए।
मतलब ये इनको पदवी दी गई, उसके बाद ये रिटायर हो गए। आपने 80 सालों के कार्यकाल में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे इंग्लिश में, वर्गीकरण विज्ञान को टेक्सोनॉमी बोलेंगे, और जैव भौतिकी भौगोलिकी को जू जियोग्राफी बोलेंगे, विकास या को इवोल्यूशन बोलेंगे, और वर्गीकरण को सिस्टमेटिक्स बोलेंगे, वर्गीकी। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बालजान प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, और 1998 जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, और 1999 क्राफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 100 वर्ष की मतलब 100 साल जिए, और 2004 में स्वर्गवासी हो गए। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। पहला अध्याय जीव जगत, इंग्लिश में बोलेंगे द लिविंग वर्ड। जीव जगत को द लिविंग वर्ड बोलेंगे। तो जीव जगत में देखते हैं, जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, पर्णपाती का मतलब पर्ण माने पत्ती, जिनकी पत्ती झड़ती रहती है। देखा होगा आपने कि एक समय के बाद पौधे जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती को इंग्लिश में डेसिडुअस बोलेंगे। महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, प्रवासी मतलब दूसरे स्थान से आकर रहने लगे। जैसे कोई दूसरे गांव से आपके गांव में रहने लगे तो उसको प्रवासी बोलेंगे। तो ये पक्षी दूसरी जगह के होते हैं लेकिन दूसरी जगह रहने लगते हैं। जैसे खंजन पक्षी साइबेरिया से आकर के इंडिया में रहने लगता है तो इसको प्रवासी पक्षी बोलेंगे। घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीव क्या है। देखिए, समष्टि को पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन का मतलब एक ही जाति के जीव रहे, एक ही स्पीसीज के। जैसे मानव एक स्पीसीज है तो सारे मानव होंगे तो उनकी पॉपुलेशन होगी। लेकिन जो समुदाय है जिसको इंग्लिश में कम्युनिटी बोलेंगे, कम्युनिटी का मतलब बहुत सारी स्पीसीज के लोग एक साथ। जैसे आपके गांव में गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, कुत्ता, मनुष्य सब रहते हैं तो ये कम्युनिटी यानी समुदाय है। लेकिन केवल मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक समष्टि है यानी पॉपुलेशन है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय का चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। तो जीव क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो जीव क्या है का मतलब
इंग्लिश में व्हाट इज लिविंग, मतलब जीव क्या है। जब हम जीव को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस विषय सूची में उपापचय को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। उपापचय का मतलब हमारे शरीर में निर्माणकारी और विनाशकारी दो प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं, तो इन क्रियाओं को मिला करके उपापचय बोलते हैं। उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म में दो शब्द आ जाएंगे, एक एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब निर्माणकारी क्रियाएं जिससे हमारी वृद्धि होती है, और कैटाबॉलिज्म का मतलब विनाशकारी क्रियाएं जिसमें तोड़ फोड़ होती है, जैसे खाने को तोड़ करके पचाया जाता है, इस तरह। तो पूरे को मिला के उपापचय बोलेंगे। तो आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, मतलब स्वयं के तरह के अंग बना लेना। जैसे ईस्ट आप आगे पढ़ेंगे और टूट करके अपने जैसा दूसरा बना लेता है। स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे आपके कोई एक तमाचा मारे तो गुस्से में आप दूसरे के मार दें, प्रतिक्रिया है। उद्गम मतलब कैसे उसका फिर से मेटामार्फोसिस मतलब फिर से बन गया, उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट मतलब अपने जैसे प्रतिलिपि बनाना। सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करना। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब अभी हिंदी में पढ़ा था, मतलब आपस में संगठित रहना, संगठित करना, मतलब अपने अंग बनाना एक तरह से। सेल्फ ऑर्गेनाइज इंग्लिश में अगर देखें। इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें वृद्धि होती है, ये सबसे बड़ा इनका कैरेक्टर होता है। तो सभी जितने भी जीवित हैं वो वृद्धि करते हैं। इसको हाईलाइट करेंगे। हाँ, सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। देखिए जीवों के भार एवं संख्या में वृद्धि, हमारा वजन भी बढ़ता है और हमारी संख्या भी बढ़ती है। बहुकोशिक जीव यानी जो मल्टी सेल्यूलर हैं, जिनमें एक से अधिक कोशिका हैं, जैसे हम लोग हैं, तो बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। तो इसको ध्यान देना है कि बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं और पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पौधों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि, जो प्राणी होते हैं यानी हम लोग जैसे हैं, इनमें कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। लेकिन सेल डिवीजन होता रहता है ताकि जो है नई कोशिकाएं फिर से आ सकें। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिका वाले, उनमें भी वृद्धि होती है। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। पात्रे संवर्धन को इंग्लिश में बोलेंगे विट्रो कल्चर। एक विवो कल्चर होता है यानी शरीर के अंदर ही, दूसरा विट्रो कल्चर शरीर के अंदर से निकाल के बाहर परख नली में।
जैसे कोई लैब या प्रयोगशाला में करे तब। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जैन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का विलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि निर्जीव और सजीव दोनों में वृद्धि होती है, इसलिए वृद्धि को मूल लक्षण जीव का नहीं मान सकते, क्योंकि निर्जीव में भी होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेस के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। तो निर्जीव में बाहर कोई पदार्थ एकत्र होता है तब होती है, अंदर से नहीं होती है, और सजीवों में अंदर से होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों में होती है। इसलिए यही क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको वृद्धि को सजीवों का मेन गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचन करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। अब अगला गुण देखते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का विलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। तो जनन यानी रिप्रोडक्शन, मतलब नर और मादा का मिल करके अपने जैसा दूसरा जीव बनाना जनन कहलाता है। तो वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है। मतलब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन है, जैसे हम लोग हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोशिका है, उनमें जनन का अर्थ अपनी संतति यानी प्रोजेनी इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर सकते हैं। लैंगिक जनन का मतलब मेल और फीमेल के जो ऑर्गन हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, उनको आपस में मिलना। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। जब मेल और फीमेल आपस में ना मिलें तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। फंजाई, जिसको इंग्लिश में कवक बोलते हैं, लाखों अलैंगिक बीजाणुओं का गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। तो जो फंजाई होती है इनमें अलैंगिक जनन होता है। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन मतलब बडिंग, जैसे भिंडी को चाकू से काटा जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े बन करके नए जीव बना लेते हैं, उसको मुकुलन कहते हैं। प्लानेरिया, जिसको चपटा क्रम यानी फ्लैट वर्म बोलते हैं, में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात यह खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। यहाँ पर देखिए, इन प्लानेरिया, जिसको फ्लैट वर्म या चपटा क्रम कहते हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, उसमें सत्य पुनर्जनन पाया जाता है। दैट इज ए फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। मतलब जो फ्रैगमेंट मतलब टूटा हुआ ऑर्गेनिज्म मतलब अंग है, वो रीजनरेट मतलब पुनः बना लेता है लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो खोया हुआ पार्ट है बॉडी का, एंड बिकम ए न्यू ऑर्गन, और नए अंग का निर्माण करता है। फंजाई तंतुमय शैवाल यानी फ्रैगमेंटेड एल्गी, मांस तथा प्रथम तंतु यानी प्रोटोनिमा बोलते हैं। मांस का जो पहला तंतु मतलब मांस का जो बच्चा है एक तरह से,
उसको प्रथम तंतु यानी इंग्लिश में प्रोटोनिमा बोलते हैं, सभी विखंडित विधि द्वारा गुणन करते हैं, सभी फ्रैगमेंटेशन द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोश की जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। मतलब वृद्धि और जनन के बारे में जो एक कोश की जीव है तो अभी स्पष्ट हम लोग नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर। जो खच्चर हैं जो ईंटा धोते हैं, बंध कामगार मधुमक्खी जो वर्कर होती है वो भी जनन नहीं करती। अनुर्वर मानव जो छक्के जिनको बोलते हैं वो भी नहीं जनन करते हैं आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। तो अगर जीव निर्जीव में अंतर करना हो तो हम जनन को भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो जनन नहीं करते। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। कोई भी निर्जीव ये काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम जनन को उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं जो जनन नहीं करते। अब जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। तो दूसरा लक्षण जो है वो उपापचयन है, यानी मेटाबॉलिज्म, जो अभी हमने बताया। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हों अथवा एक कोशिक हों, में हजारों उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ चलती रहती है, यानी निर्माणकारी और विनाशकारी। अभी हमने बताया सभी पौधों, प्राणियों, कवकों यानी फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। कोई भी निर्जीव जो है उसमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। कोई भी निर्जीव हो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचयी क्रियाएं ना तो जैव हैं और ना ही निर्जीव हैं। तो शरीर के बाहर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन की जा सकती हैं, लेकिन जो परक नली में यानी टेस्ट ट्यूब में होती हैं उनको ना हम निर्जीव मानेंगे न सजीव। अतः उपापचयी क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये जीवों का गुण हो सकते हैं, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि वे निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। तो जबकि पात्र मतलब इन विट्रो, मतलब बाहर किसी पात्र में अगर क्रियाएं की जाए उपापचयी वाली, तो एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं। भले वो शरीर के बाहर हो रही हैं, मतलब जीव के बाहर हो रही हैं, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी ये लिविंग रिएक्शंस हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा विलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट नीट में पूछा जाएगा और यही ऑप्शन दिया जाएगा।
देखिएगा अभी क्वेश्चन आगे आएगा। कुल मिलाकर के जो बाहरी वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया, चाहे वो भौतिक उद्दीपन यानी हमें कोई मार दे तो उससे झगड़ा कर बैठे, या रासायनिक उद्दीपन मिर्ची लग जाए तो तीखा महसूस होने लगे, या जैविक उद्दीपन या कोई कुत्ता या बिल्ली हमारे ऊपर हमला कर दे तो उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है, संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया करना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है एक जीवित होने का। इसको ध्यान रखिए। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। जैसे आँख है हमारी, लाइट आएगी तो पता चलता है कि लाइट आ गई, बिजली आ गई, ये सब। जैसे पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैव बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट्स से लेकर जटिल यूकैरियोट्स तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोट का मतलब प्री का मतलब पहला, प्रो का मतलब बहुत पहला, यानी बहुत पहले जो जीव थे उनको प्रोकैरियोट बोलेंगे, और जो अब जीव हैं उनको यूकैरियोट बोलेंगे। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझिए। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्त काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। दीप्त काल मतलब कितने समय तक रोशनी रहती है और कितने टाइम तक 24 घंटे में अंधेरा रहता है। तो 24 घंटे का अगर टाइम ले लिया जाए तो 6 घंटे अगर सूरज की रोशनी का उजाला रहता है तो दीप्त काल 6 घंटे हो जाएगा। तो इसी टाइम के आधार पर जो मौसमी प्रजनक हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन करते हैं मौसम के आधार पर, उनमें इस दीप्त काल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अथवा स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को प्रभावित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। तो चेतना भी एक गुण हो सकता है मानव का। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस का मतलब फेफड़े को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं, जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है, यानी मनुष्य कोमा में होता है, मरा जैसा, उसका दिमाग काम नहीं करता। रोगी में स्वचेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। तो उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान प्रकृति पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं अपने अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण, ऊतक का मतलब टिश्यू, कोशिका जो जीवन की इकाई है, सबसे बेसिक और छोटी इकाई जीवन की कोशिका है। मतलब छोटे से पार्ट में शरीर की सारी क्रियाएं हों तो उसको कोशिका बोलते हैं। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब एक कोई इस विशिष्ट काम करने लगती है तो उसको ऊतक या टिश्यू बोलते हैं। तो ऊतक के गुण कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं यानी जो कंपोनेंट सेल हैं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगक मतलब ऑर्गन्स में विशिष्ट आणविक घटकों यानी जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट हैं के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में विशिष्ट आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण। उच्च स्तरीय संगठन, उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पादानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति मतलब सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब अपनी स्वयं की तरह दूसरा जीव बना लेना, विकासशील तथा स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों मतलब बाहर जो कुछ भी रहा उसके प्रति प्रतिक्रिया
मतलब उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध हैं। मतलब जैसे माता पिता उनके शरीर के हम अंग हैं, मतलब उनके आनुवंशिक पदार्थ हमारे अंदर हैं, हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे, ये कहने का मतलब। परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। अब आज यहीं तक, अब आगे अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे।